सतयुग हो चुका, कलयुग चल रहा है और हम हर रोज अंधकार में उतरते चले जा रहे हैं। जो भी अच्छा से अच्छा था वो हो चुका। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, नानक, कबीर, जो भी अच्छे से अच्छे लोग थे वो हो चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम बहुत ही खास पुस्तक पर रिव्यू करने जा रहे हैं या यूं कहें समृद्धि देने जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है भारत का भविष्य। इसमें आचार्य रजनीश ओशो के प्रवचनों का संकलन है। इस पुस्तक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि यह पुस्तक बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक है। इस पुस्तक को सुनने से, इसके समृद्धि को जानने से आपके जीवन में एक नई क्रांति आएगी, आपकी सोच को एक नया दिशा मिलेगा। और इसका कुल 8 पार्ट आएगा, तो पूरा सीरीज को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है भारत को जवान चित्त की आवश्यकता। चीन में एक बहुत बड़ा विचारक पैदा हुआ जिसका नाम था लाओ त्सु। उसके संबंध में कहा जाता है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ था। उसकी उम्र 80 वर्ष थी जब वो पैदा हुआ, ऐसी कथा है। अभी कितना सही था ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये संभव नहीं है कि वो व्यक्ति बूढ़ा पैदा हुआ। लेकिन जब मैं भारत को देखता हूँ, भारत के लोगों को देखता हूँ, तो मुझे उस कहानी पर भरोसा होने लगता है कि लोग भारत में बूढ़े ही पैदा होते हैं। बूढ़े होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बढ़ती उम्र, मेरा मतलब है कि एक जवान इंसान भी बूढ़ा हो सकता है अगर उसकी आत्मा बूढ़ी हो, अगर उसका चित्त बूढ़ा हो। और एक बूढ़ा इंसान भी जवान हो सकता है अगर उसका चित्त जवान हो, आत्मा जवान हो। भारत के पास जवानों की कमी नहीं है, किंतु जवान आत्माओं की जरूर कमी है। मैं युवक उसे कहता हूं जिसकी निगाहें फ्यूचर पे हो, जो फ्यूचर के बारे में सोचता हो, जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो। और मैं बूढ़ा उसे कहता हूं जो पास्ट ओरिएंटेड हो, जिसकी निगाहें हमेशा अतीत पे हो, पास्ट पर हो। एक बूढ़े के पास अगर आप बैठे तो हमेशा अतीत की बातें करता हुआ मिलेगा आपको, और बात करने को उसके पास कुछ है भी नहीं क्योंकि आगे सिर्फ मृत्यु है, उसके पास कुछ है भी नहीं। जो कौम भविष्य की तरफ देखता है वो जवान हो जाता है, और जो कौम पास्ट की तरफ देखता है, अतीत की तरफ देखने का आदी हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है। हमारा मुल्क सैकड़ों वर्षों से अतीत की तरफ देखने का आदी हो गया है, जिससे भविष्य में कुछ होने को है ही नहीं। अगर हम रूस के बच्चों से पूछें तो वो चांद पर या मंगल ग्रह पर घर बनाने की बातें करेगा। अगर हम एक अमेरिकन बच्चों से पूछें तो वो आकाश की यात्राएं करने की बात करेगा। लेकिन अगर हम एक भारतीय बच्चे से पूछें तो उसके पास कोई स्वप्न ही नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं है, कोई भविष्य का योजना ही नहीं है, कोई उटोपिया ही नहीं है। और जिस देश के पास भविष्य का कोई उटोपिया नहीं, कोई योजना नहीं, वह देश भीतर से सड़ना शुरू हो जाता है और अंत में मर जाता है। हम अतीत के ग्रंथ पढ़ेंगे, हम महापुरुषों का स्मरण करेंगे। हमारे अतीत का स्मरण हमारे चित्त पर स्वर्ण बनकर बैठ गया है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है अतीत का स्मरण करना, किंतु अगर हमारे भविष्य को बनने में हमारी स्मृति बाधा बने तो ये खतरनाक है। जब हम कार चलाते हैं तो रियर व्यू मिरर भी हमारे साथ होता है ताकि हम पीछे देख सकें। हम ऐसा तो नहीं करते कि ड्राइवर को उल्टा बैठा देते हैं और गाड़ी आगे चलाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो दुर्घटना होगी। और ठीक अतीत का उपयोग भी रियर व्यू मिरर के जैसा ही है। हमें देखना जरूर है पीछे, लेकिन हमारी निगाहें आगे होनी चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो हमेशा फ्यूचर पे होना चाहिए। हम आगे बढ़ते रहे। इस देश में हमने जो समय की धारणा की है, जो हमारा टाइम ऑर्डर है, वो ये कहता है कि अच्छा से अच्छा युग हो चुका, अब जो आएगा वो खराब युग आएगा। सतयुग बीत चुका, कलयुग चल रहा, हम हर रोज अंधकार में उतरते चले जाएंगे। जो भी अच्छा से अच्छा था वो हो चुका। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये अच्छे लोग हो चुके। अब जिस भविष्य में कुछ करने को बचा नहीं, कुछ होने को बचा नहीं। ओशो आगे कहते हैं, लेकिन अगर हम भविष्य में श्रेष्ठ इंसान, श्रेष्ठ आत्माएं पैदा नहीं कर पाए तो हमारे अतीत के जो
देवता हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ इंसान हैं, वो भी झूठे साबित हो जाएंगे, कहानियां प्रतीत होंगी। क्योंकि बेटा बाप का सबूत होता है। अगर हम भविष्य में राम से भी बेहतर इंसान पैदा कर पाए तो ही हमारे अतीत के राम सच्चे साबित होंगे। अगर हम भविष्य में राम से बेहतर इंसान पैदा नहीं कर पाए तो दुनिया हमसे कहेगी कि ऐसे राम कभी भी हुए ही नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं। अगर हम भविष्य में भीख मांगेंगे तो हम ये कैसे कह सकते कि हमारे अतीत में स्वर्ण की नगरियां थी? और अगर हम भविष्य में गुंडे बदमाश को पैदा करते रहे तो ये हम कैसे कह सकते कि नानक जैसे इंसान पैदा हुए थे हमारे अतीत में? लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए पीछे के अच्छे आदमी को याद करना काफी नहीं है, बल्कि हमें श्रेष्ठ आत्माएं पैदा करनी होंगी, श्रेष्ठ लोग पैदा करने होंगे जो ये गवाही दे सके कि हाँ, हमारे अतीत ने भी ऊंचाइयां छुई थी, हमारे अतीत में भी श्रेष्ठ लोग पैदा हुए थे। और ये तभी होगा जब हम आज के डेट में, भविष्य में ऐसे लोग पैदा कर सके। लेकिन अगर हम हर रोज गड्ढे में गिरते चले जाएंगे तो दुनिया हमसे कहेगी कि भिखमंगे भी स्वप्न देखा करते हैं कि उनके बाप दादा सम्राट थे। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी बढ़ाना हो, कुछ भी सीखना हो तो हमें दुनिया के अलग कोने में जाना पड़ता है। सोच कर देखें, आज हमारे पास देने के लिए दुनिया को क्या है, सिखाने के लिए क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम कह चले जाते हैं कि हम जगत गुरु थे। और जब कोई कौम पास्ट टेंस में बोलना शुरू कर देती है तो समझ लीजिए वो दिन ही ना शुरू हो गया है। अगर कोई ये कहता है कि हम अमीर थे, इसका मतलब है वो अब गरीब हो गया है। लेकिन क्या कारण है कि पूरी दुनिया में धर्म बरस रहा है और भारत गरीबी से जी रहा है? अमेरिका में धर्म बरस रहा है, 300 वर्षों की उसकी कुल उम्र है। जो विज्ञान, जो समाज पैदा हुआ है वो सिर्फ 300 वर्षों में पैदा हुआ है। लेकिन हम लगभग 10,000 साल पुराने हैं और फिर भी हम 300 साल पुराने कौम के सामने भीख मांगते हैं। इसमें हमें शर्म भी नहीं आती है, चिंता भी नहीं होती है और ना ही घबराहट होती है कि हम ये क्या कर रहे हैं। ओशो आगे कहते हैं कि हिंदुस्तान में मृत्यु को लेकर जितना भय है उतना भय पूरी दुनिया में नहीं है, जबकि होना चाहिए था उल्टा। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी कौम है जो ये सिखाती है कि आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। लेकिन क्या पता कि जो लोग ये कहते हैं आत्मा अमर है, क्या वो मानती भी है, क्या वो जानती भी है? होता तो ऐसा है कि जब आदमी मृत्यु के करीब जाता है तो उसे भय सताने लगता है और वो कहने लगता है कि आत्मा अमर है, हम तो कभी मरे नहीं। जवान आदमी एक संघर्ष है और बूढ़ा आदमी एक संतोष। बीमारी आ जाए उससे संतोष, गरीबी आ जाए उससे संतोष, गुलामी आ जाए उससे संतोष। बूढ़ा आदमी हर चीज में संतोष खोज लेता है, वो हर चीज में राजी हो जाता है। संतुष्ट होने की इस आदत को अगर हमने नहीं बदली तो आने वाले समय में हम अपने देश को महाअंधकार में झोंक देंगे। उसको आगे कहते हैं, हिंदुस्तान पर जब चीन का आक्रमण हुआ तो पूरे देश में कविताएं चलने लगी, कविताएं होने लगी, कवि सम्मेलन होने लगा और कवियों ने कहना शुरू किया कि हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। तो उसने कवियों से पूछा, क्या कभी शेर ने ऐसा कहा है कि वो सोए हुए शेर है, उन्हें छेड़ो मत? जरा सा छेड़ो और पता चल जाता है कि शेर है या नहीं है। कविताएं करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, पूरे देश ने कविताएं की, महान महान कवि पैदा हुए, कुछ लोग राष्ट्र कवि हुए, कुछ लोगों को पद्मश्री दिया गया और बाद में ये सोए हुए शेर कविताएं करके सो गए। और हुआ क्या? चीन ने लाखों मील जमीन पर कब्जा कर लिया और बाद में हिंदुस्तान के नेताओं ने कहना शुरू किया कि वो जमीन तो बेकार थी, रेगिस्तान थी, वहां पे कुछ नहीं उगता था, घास भी नहीं उगता था, तो चली गई तो कोई अफसोस नहीं है। जब जमीन छोड़नी थी तो पहले छोड़ देते हैं। युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? जवानों को लड़वाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, मैं इस चित्त को बूढ़ा चित्त, ओल्ड माइंड चित्त कहूंगा, जो हर चीज में संतोष खोज लेता है, जो हर चीज में राजी हो जाता है। इस बूढ़े चित्त को तोड़ना पड़ेगा, संतोष को छोड़ना पड़ेगा, एक निर्माण की असंतोषकारी ज्वाला जलानी पड़ेगी, एक सृजन की ज्वाला जलानी पड़ेगी। और ये आग तभी जलेगी जब हम संकल्प लें, जब हम कसम खाएं कि गरीबी से हम लड़ेंगे,
दुख से हम बाहर होंगे, बीमारी से हम लड़ेंगे, तभी यह पैदा होगा और तब जाकर हम भारत का एक भविष्य निर्मित कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।